रात का गहरा सन्नाटा हर ओर छाया हुआ था। हर ओर अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर चीज ठहर सी गई हो। उसी खामोशी के बीच अंकिता घबराई हुई तेजी से अपने कपड़े बैग में डाल रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी, जैसे दिल में हजारों आशंकाएं एक साथ उमड़ आई हो कि कहीं कोई उसे देख ना ले, कहीं उसका राज खुल ना जाए। बैग बंद करते ही उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। वह कदम बहुत धीरे से उठा रही थी, जैसे हर आहट से डर रही हो। बाहर निकलने से पहले उसने पलटकर आखिरी बार अपने घर को देखा। उसकी नजरें अपनी बूढ़ी माँ पर जा ठहरी, जो कमरे में गहरी नींद सो रही थी। वह दृश्य अंकिता के लिए दिल पर एक बोझ बन गया, मगर यही पल उसके लिए एकमात्र अवसर भी था। आंखों में नमी लिए, दिल में अजीब सी कसक छुपाए, वह चुपचाप घर से निकल आई। बाहर कदम रखते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया, मगर उसके अंदर की बेचैनी कम ना हो सकी। जैसे ही वह दरवाजे से आगे बढ़ी, उसने देखा कि बाइक पर आर्य उसका इंतजार कर रहा था। अंकिता बिना कुछ कहे उसके पीछे जा बैठी और बाइक अंधेरे को चीरती हुई अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गई। अंकिता के दिल में एक आशा जाग रही थी कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद एक दिन उसकी माँ उसे माफ कर देगी, मगर वह नहीं जानती थी कि यही कदम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा की शुरुआत बनने वाला है। रात भर के लंबे सफर के बाद आर्य उसे अपने घर ले आया। थकान, डर और उम्मीद के मिले जुले भावों के साथ दोनों मके ने मंदिर में शादी कर ली। जब आर्य अंकिता का हाथ थामे अपने घर को गया, तो अचानक एक तेज आवाज गूंजी, यह लड़की कौन है और इसे कहां से उठा कर ले आए हो? आर्य की बूढ़ी माँ गुस्से और हैरानी से चीख रही थी। अंकिता सहम कर एक कदम पीछे हट गई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आर्य ने झिझकते हुए नजरें झुका ली और धीमी आवाज में कहा, माँ, यह मेरी पत्नी है अंकिता, हमने शादी कर ली है, अब यह यहीं रहेगी। यह सुनते ही आर्य की माँ सुनीता देवी गुस्से से भर गई। उनकी आंखों में नफरत और स्वर में कठोरता साफ नजर आ रही थी। वो चीखते हुए बोली, मैं इस लड़की को अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। तुम इसे कहां से उठा कर ले आए हो? ना दहेज लाई है, ना अपने साथ कुछ लाई है। उनकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। अंकिता सहम कर कोने में खड़ी हो गई, जैसे उसके पैर जमीन में गड़ गए हो। सुनीता देवी लगातार बोलती जा रही थी। उनके शब्द तीर की तरह अंकिता के दिल में लग रहे थे, मगर सच यही था। अब वह इसी घर का हिस्सा थी। कमरे में आते ही अंकिता की हिम्मत टूट गई। उसने धीमी कांपती आवाज में आर्य से कहा, आर्य, अब क्या होगा? तुम्हारी माँ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही। आर्य ने जूझ लाकर एक गहरी सांस ली, जैसे वह खुद भी इस हालत से परेशान हो चुका हो। यार, अब मैं क्या करूं? शादी तो मैंने तुमसे कर ली है, अपने घर भी ले आया हूं, अब और क्या कर सकता हूँ? माँ का स्वभाव खुद ही ठीक हो जाएगा, तुम कुछ दिन धैर्य रखो। यह सुनकर अंकिता खामोश हो गई, उसके पास जैसे शब्द खत्म हो गए हो। उसी खामोशी में अचानक उसे अपनी माँ का ख्याल आया। दिल में एक दर्द सा उठा। पिता के स्वर्गवास के बाद उसकी माँ ही तो उसकी दुनिया थी। वही माँ जिसने दिन रात मेहनत करके उसे पाला, उसे पढ़ाया, उसे कॉलेज तक पहुंचाया। हर पीड़ा दुख सुख खुद सही, मगर अंकिता को कभी कोई कमी नहीं होने दी। मगर फिर उसकी जिंदगी में आर्य आ गया और उसके प्यार ने सब कुछ बदल दिया। उसने कई बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, मगर उसकी माँ ने साफ मना कर दिया था। वह चाहती थी कि अंकिता का विवाह विपिन से हो। एक समझदार और अच्छा लड़का था, मगर अंकिता के दिल में ने वह बात नहीं मानी और आखिरकार वही हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। वह सब कुछ छोड़कर आर्य के साथ घर से भाग आई और शादी कर ली। अब एक नई जिंदगी उसके सामने थी, मगर कैसी जिंदगी यह वह खुद भी नहीं जानती थी। अगली सुबह उसका ससुराल में पहला दिन था, मगर यह दिन किसी खुशी का संदेश नहीं लाया। सुनीता देवी की कड़क आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। तुम महारानियों की तरह 12 बजे तक सोती रहोगी क्या? घर के काम कौन करेगा? कल से सुबह 6 बजे उठ जाना और मुझे घर के सारे काम बिल्कुल ठीक चाहिए।
अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अंकिता ने तुरंत डरते हुए सिर हिला दिया। आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। वह लड़की जो कभी अपनी माँ के घर में एक कप तक नहीं धोती थी, आज उसी को पूरे घर के काम संभालने पड़ रहे थे। झाड़ू, बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि बाहर का काम भी उसी के जिम्मे लगा दिया गया। सारा दिन वह मशीन की तरह काम करती रहती, बिना रुके, बिना कुछ कहे। हाथ दुखने लगते, शरीर जवाब देने लगा, मगर किसी को उसकी थकान से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और रात को जब वह बिस्तर पर लेटती तो इतनी थक चुकी होती कि आंख बंद करते ही नींद उसे घेर लेती। शादी का एक महीना इसी दर्द और मुश्किल में गुजर गया। अंकिता की जिंदगी अब सिर्फ कामों तक सीमित होकर रह गई थी। सुबह की पहली किरण के साथ उसकी आंख खुलती और रात देर तक वह लगातार काम में लगी रहती। दूसरी ओर आर्य सारा दिन घर से बाहर रहता और घर की इन कड़वी बातों से जैसे बेखबर रही रहता था। कुछ ही दिनों में आर्य के घर में कविता का आना जाना भी बढ़ गया। वही कविता जिसे सुनीता देवी आर्य की शादी करवाना चाहती थी। कविता एक चालाक और तेज बोलने वाली लड़की थी। वो जब भी घर आती, अंकिता को देखकर हल्की सी व्यंग भरी मुस्कान उसके होठों पर आ जाती। तुम तो बिल्कुल यहाँ के नौकरानी की तरह हो गई हो, बल्कि सच कहूँ तो लगता है तुम कोई नौकरानी ही थी। उसके शब्द अंकिता दिल को चीर कर रख देते, मगर वह हर बार खामोश रह जाती। ना जवाब देती, ना शिकायत करती, वह सब कुछ सहती जाती। एक रात हिम्मत करके अंकिता ने आर्य से बात की। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। आर्य, कविता और तुम्हारी माँ मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। हर समय ताने देती है, जबकि मैं घर के सारे काम भी करती हूँ, फिर भी वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। यह सुनकर आर्य के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने झुंझलाहट से जवाब दिया, अंकिता तुम्हें क्या हो गया है? तुम रोज रोज शिकायतें क्यों करने लगी हो? इस तरह की छोटी मोटी बातें घरों में होती रहती है, सहना सीखो। माँ भी तो तुम्हें बर्दाश्त कर रही है ना। यह शब्द सुनकर जैसे अंकिता के दिल पर किसी ने वार कर दिया हो। वह एकदम खामोश हो गई, आंखों में आंसू आ गई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वही आर्य जो कभी उससे बहुत प्यार करता था, आज उसकी पीड़ा समझने के बजाय उसे ही गलत ठहरा रहा था। समय के साथ वह प्यार भी कहीं खो गया था। अब ना पहले जैसी बातें रही ना वह एहसास। जिंदगी की कड़वाहट ने सब कुछ फीका कर दिया था। और फिर वही हुआ जिसका अंकिता को कहीं ना कहीं इंतजार भी था और डर भी। एक दिन उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है। यह खबर सुनकर उसके दिल में एक पल के लिए खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में चमक आ गई, जिसे अंधेरी जिंदगी में कोई रोशनी आ गई हो। उसे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद अब उसकी जिंदगी में खुशियां वापस आ जाए। मगर उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। सुनीता देवी की कठोर आवाज ने उसके सारे सपने तोड़ दिए। देखो, कुल का दीपक यानी बेटा ही होना चाहिए। अगर बेटी हुई ना तो याद रखना, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। यह सुनकर अंकिता का दिल टूट गया। उसके चेहरे की सारी खुशी एक पल में खत्म हो गई। वह अंदर से कांप गई, मगर कुछ कह ना सकी। रात को वह बहुत देर तक सोचती रही। फिर हिम्मत करके उसने आर्य से धीमी आवाज में कहा, आर्य, तुम्हारी माँ कह रही थी कि उन्हें बेटा चाहिए, लेकिन मैं बेटा कहाँ से ला सकती हूँ? यह तो मेरे वश में नहीं है। आर्य ने बेरहमी से उसकी बात काट दी। उसके स्वर में कठोरता और ठंडापन था। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, बेटियां बोझ होती है। खुद को ही देख लो, अपनी माँ और बाप की मान मर्यादा को मिट्टी में मिलाकर तो मेरे साथ भाग आई थी। कल को अगर मेरी बेटी ने भी ऐसा किया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मुझे भी बेटा चाहिए। यह शब्द ऐसे थे जैसे किसी ने अंकिता के दिल को चीर दिया हो। जो थोड़ा बहुत प्रेम अभी तक उसके दिल में था, आज वह भी खत्म हो गया। वह हैरानी की हालत में वहीं बैठी रह गई। आंखों से आंसू चुपचाप बहते रही। और दूसरी ओर आर्य निश्चित होकर करवट लेकर सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभी वह माँ भी नहीं बनी थी, मगर उस पर अत्याचार शुरू हो चुके थे। सुनीता देवी का व्यवहार और भी कठोर हो गया था। अब तो उसके लिए भोजन के रास्ते भी बंद कर दिए गए थे।
रसोई के फ्रिज पर ताला लगा दिया गया था और जो भी खाना बनता अंकिता के हिस्से में हमेशा बचा हुआ ठंडा और बेस्वाद खाना ही आता। भूख से उसका शरीर कमजोर होने लगा था मगर किसी को उसकी हालत पर दया नहीं आती। हर गुजरते दिन के साथ उसे अपनी गलती का और ज्यादा एहसास होने लगा। उसे अपनी माँ याद आती, वही माँ जो उसे कभी भूखा नहीं सोने देती थी, जो उसके लिए खुद भूखी रह लेती थी मगर बेटी को कष्ट नहीं होने देती थी। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन अचानक आर्य घर आया मगर वह अकेला नहीं था, उसके साथ कविता भी थी। नई दुल्हन के कपड़ों में अंकिता की साथ जैसे रुक गई। वह सुन सी होकर उन्हें देखती रह गई। आर्य ने सीधी मगर सीधी तरह बिना किसी डर के कहा, मैंने कविता से विवाह कर लिया है, आज से यह मेरी धर्म पत्नी है। यह सुनते ही अंकिता को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वह वहीं खड़ी रह गई, जैसे शरीर से जान निकल गई हो। ना वह कुछ बोल सकी ना कोई सवाल कर सकी। आर्य कविता का हाथ पकड़कर अंदर कमरे में चला गया और अंकिता आंगन में अकेली रह गई। अगले ही पल उसका धैर्य टूट गया। वह वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था, उसके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं था। कुछ ही दिनों बाद आर्य विदेश चला गया, उसे वहां अच्छी नौकरी मिल गई थी और अंकिता को वहीं छोड़ा गया। उन्हीं अत्याचारों के बीच अब तो कविता भी सुनीता देवी के साथ मिलकर उस पर अत्याचार करने लगी थी। अंकिता के लिए जिंदगी और भी कठिन हो गई। घर के सारे काम उसी से करवाए जाते, सुबह से रात तक वह एक मशीन की तरह काम करती रहती और भोजन के लिए अब तो वह भी नसीब नहीं होता था। भूख से उसकी आंखें भर आती, पेट में दर्द उठता मगर खाना देने वाला कोई नहीं था। अब तो उसे सूखी रोटी भी बहुत बड़ी चीज लगती थी मगर वह भी उसे इस घर में नसीब नहीं हो रही थी। यूं ही समय गुजरता गया और एक रात दर्द से तड़पते हुए अंकिता ने एक मासूम सी बच्ची को जन्म दिया। कमरा उसकी सिसकियां से भर गया था। अंकिता ने अपनी छोटी सी बेटी को सीने से लगाया, उसके नरम चेहरे को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रो रही थी अपनी किस्मत पर, अपने फैसलों पर और इस डर से कि कहीं उसकी बेटी भी इसी अंधेरी जिंदगी का हिस्सा ना बन जाए। वह दिल ही दिल में ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि इस मासूम का भाग्य उसके जैसा ना हो। मगर हालात कुछ और ही कहानी बता रहे थे। अचानक दरवाजा जोर से खुला और सुनीता देवी गुस्से में कमरे में आ गई। उनकी आवाज में जहर था। मैंने कहा था ना, बोझ मत पैदा करना, कर दी ना बेटी पैदा। अब देखना मेरी बहू कविता तो कुल का दीपक ही पैदा करेगी। तुम जैसी लड़कियां होती ही है खराब। यह सब अंकिता के दिल पर एक और गहरा वार था। अब सिर्फ उसकी किस्मत नहीं बल्कि उसके चरित्र पर भी उंगली उठाई जा रही थी। अंकिता चुपचाप सब सुनती रही, अपनी बच्ची को और कसकर सीने से लगा लिया, जैसे दुनिया के हर दुख से उसे बचाना चाहती हो। बेटी के जन्म के बाद उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई। सारा दिन वह घर के कामों में लगी रहती और उसकी मासूम बच्ची कमरे में अकेली चारपाई पर रोती रहती। माँ का दिल तड़पता मगर मजबूरी उसके कदम बांध देती। आर्या ने एक बार भी फोन करके यह ना पूछा कि वह कैसी है, उसकी बेटी कैसी है। विदेश जाने के बाद जिसे वह सब कुछ भूल ही गया हो था। अंकिता अब पूर्ण रूप से अपनी सास और सौतन की दया पर थी। समय यूं ही गुजरता गया और देखते ही देखते एक साल बीत गया। अंकिता की नन्ही बच्ची अब एक साल की हो चुकी थी मगर इस एक साल में उसे दादी या पिता का प्यार नाम के लिए भी नसीब ना हुआ। बस एक माँ थी जो खुद टूट कर भी अपनी बेटी के लिए सहारा बनी हुई थी। उस दिन भी एक सामान्य सा दिन था। दोपहर का समय था। सुबह से अंकिता को कुछ भी खाने को नहीं दिया गया था और पिछली रात भी उसके हिस्से का भोजन गली में आवारा कुत्तों को डाल दिया गया था। भूख की तड़प से उसका शरीर कांप रहा था। वह लड़खड़ाते कदमों से कमरे में आई, अपनी बच्ची को देखा जो कभी भूख से रोती, कभी माँ के सीने से लगकर चुप हो जाती। अंकिता उसे बहलाती, थपकियां देती मगर आज उसकी अपनी हालत बहुत खराब थी। वह जानती थी कि उसकी सास और कविता उसे तब तक कुछ नहीं देगी जब तक उनका मन ना चाहे।
आखिरकार वह हिम्मत करके उठी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से आंगन में झांका, वहां कोई नहीं था। यह मौका समझकर वह जल्दी से रसोई में गई, मगर जैसे उसकी नजर फ्रिज पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। फ्रिज पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था। यह दृश्य देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए, दिल में एक और चोट लगी, मगर उसने हिम्मत न हारी। वह रसोई के कोने कोने में तलाश करने लगी, हर डिब्बा हर बर्तन खोल कर देखा, और आखिरकार उसे एक सूखी रोटी मिल गई। वो रोटी देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने रोटी को हाथ में थामा और गोद में बैठी उसकी नन्ही सी बच्ची भी जैसे हल्की सी मुस्कुराने लगी, जैसे उसे भी उम्मीद हो कि आज उसे कुछ खाने को मिल जाए। मगर जैसे ही अंकिता आंगन में आई, उसकी सास की नजर उस पर पड़ गई। उसके हाथ में वह सूखी रोटी देखते ही सुनीता देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनकी आंखों में आग सी भड़क उठी और वह चिल्लाती हुई बोली, चोर, अब तू चोरी भी करने लगी? किससे पूछ कर तूने रसोई में कदम रखा? एक तो वैसे ही अपशगुनी, ऊपर से वह बेटी पैदा की, और अब चोरियां भी। हर शब्द जहर में डूबा हुआ था। अंकिता के हाथ में कांपने लगे। रोटी उसके हाथ से गिरते गिरते बची। वह रोते हुए बोली, भगवान के लिए माँ, मुझे एक रोटी की इतनी बड़ी सजा ना दें, मैं कहाँ जाऊंगी? मगर सुनीता देवी जैसे इसी बात का इंतजार कर रही थी। उन्होंने एक ना सुनी, आगे बढ़कर अंकिता का हाथ कठोरता से पकड़ा और उसकी मासूम बच्ची समेत उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंकिता की दुनिया भी वो सड़क पर खड़ी रोती रही। आंखों से आंसू बहते रहे। गोद में उसकी 1 साल की नन्ही बच्ची थी, जो इस सबसे अनजान अपनी माँ के सीने से लगी हुई थी। अंकिता के कदम अपने आप उस रास्ते पर चलने लगे जो उसके अपने मायके की ओर जाता था। वो घर जिसे उसने 2 साल से देखा तक नहीं था। दिल में हजारों विचार थे। माँ की साल में होगी, क्या वो उसे माफ करेगी? जब वह अपने छोटे से मिट्टी के घर के बाहर पहुंची तो उसके कदम वहीं रुक गए। दरवाजे पर एक बड़ा सा जंग लगा ताला लटका हुआ था। अंकिता के दिल में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। उसी समय गली से गुजरती एक महिला को उसने रोक लिया और कांपते हुए आवाज में पूछा, यहाँ शांति देवी रहती थी ना? वह कहाँ गई है? महिला ने लापरवाही से जवाब दिया, शांति देवी का तो सर्वनाश हो गया है। कुछ महीने पहले ही चल बसी, सुना था उनकी बेटी घर से भाग गई थी। वह सदमा बर्दाश्त न कर सकी। यह कहकर वह महिला चली गई और अंकिता वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी दुनिया एक बार फिर बिखर गई थी। वो फिर फूट कर रोने लगी, आंखों से आंसू रुकते ही नहीं थे। दिल में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, काश मैंने यह सब ना किया होता। माँ, अब मुझे माफ कर दीजिए। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी टूटे हुए दिल के साथ अंकिता ने एक नई जिंदगी शुरू की। अपनी माँ के मकान में उसने शरण ली। उसने सिलाई का काम शुरू किया, दिन रात मेहनत करती, सुइयां चुभती, उंगलियां जख्मी होती, मगर वह रुकी नहीं। अब वह अपनी बेटी के लिए जीने लगी थी। उसने फैसला कर लिया था कि अपनी बेटी का भविष्य वह खुद बनाएगी। उसे वह सब देगी जो उसे कभी नहीं मिला। दूसरी ओर आर्य भी घर वापस आ गया था। वह कविता के साथ दिखावे की खुशी वाली जिंदगी गुजार रहा था, मगर यह खुशियां ज्यादा दिन ना रह सकी। समय गुजरता गया मगर कविता मां ना बन सकी। बहुत इलाज करवाया गया, कई मन्नतें मानी गई, मगर हर बार निराशा ही हाथ आई। आर्या का व्यवहार बदलने लगा। वह चिड़चिड़ा और बेचैन रहने लगा। पूरे 5 साल गुजर गए मगर उनके घर में संतान की खुशी ना आई। एक दिन डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, कविता कभी भी मां नहीं बन सकती। यह शब्द सुनते ही आर्य के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। उसी दिन वह घर वापस आया और फूट फूट कर रोने लगा। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था तो आर्य को हर वह पल याद आने लगा जिसमें अंकिता ने खामोशी से अत्याचार सहे थे। उसे अंकिता का वह बेबस चेहरा याद आता जब वह गर्भवती थी और पीड़ा में भी किसी से कुछ ना कह पाती थी, और वह कुछ खुद हमेशा खामोश रहा।
पत्थर बना रहा। यही एहसास उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। आखिरकार उसने अंकिता को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। एक दिन वह अंकिता के पुराने घर के सामने खड़ा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पलों बाद दरवाजा खुला और सामने एक 5 साल की मासूम और सुंदर सी बच्ची खड़ी थी। आर्या की आंखें नम हो गई। दिल ने तुरंत उसे पहचान लिया। यह उसकी अपनी बेटी थी। वह कुछ देर उसे देखता ही रह गया, जैसे समय थम सा गया हो। वो धीरे धीरे घर के अंदर गया और फिर उसकी नजर अंकिता पर पड़ी। अंकिता ने जैसे उसे देखा, उसके चेहरे पर कठोरता आ गई। वह तुरंत बोली, यहाँ से चले जाओ आर्य, अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। आर्य के कदम लड़खड़ा गए। वह रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो अंकिता, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। माँ का देहांत हो गया है और मैंने कविता को डिवोर्स दे दिया है। मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकता था। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। भगवान के लिए मुझे अपनी बेटी से अलग मत करो। उसकी आवाज में पश्चाताप था, दर्द था, मगर वक्त गुजर चुका था। अंकिता की आंखों में आंसू भर आए। दिल के घाव अभी भी ताजा थे, मगर एक माँ का दिल अपनी बेटी के लिए पिघल गया। वह जानती थी कि उसकी बेटी को माँ और पिता दोनों के प्यार की जरूरत है। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने धीरे से अपनी आंखों के आंसू साफ किए और दारिया को माफ कर दिया। यह माफी आसान नहीं थी, इसके पीछे अपार दर्द, आंसू और त्याग छुपा था। अंकिता अपनी बेटी के साथ दोबारा आर्य के घर लौट आई, मगर इस बार वह पहले वाली मासूम और नादान लड़की नहीं थी। वह जिंदगी के कड़वे सबक सीख चुकी थी। उसके दिल में खालीपन हमेशा बाकी रहा। अपनी माँ का खालीपन, वो माँ जिसे वह खो चुकी थी, जिसकी माफी वह कभी ना ले सकी। यह दुख उसके साथ हमेशा जिंदा रहने वाला था। वह अपनी हर सांस के साथ यही सोचती, काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती। यह सिर्फ अंकिता की कहानी नहीं, ऐसी अनगिनत लड़कियों की कहानी है जो नादानी में आकर ऐसे फैसले कर लेती है और फिर सारी जिंदगी उनके परिणाम भुगतती है। माता पिता जो कहते हैं अक्सर हमारे भले के लिए कहते हैं। उनकी बातों में अनुभव होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है, और उनके विरुद्ध जाकर मनुष्य अक्सर खुद को ही खो देता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।